सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने 3 ऑलरेडी चैप्टर्स आपको बता दिए हैं। चैप्टर का थ्योरी बताने के बाद आपको मैंने खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए। वैसे ही इस लेक्चर में भी हम यही करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर से और इम्पल्स, दो टॉपिक हैं जिसको मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। जनरली अलग अलग रखा गया है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इम्पल्स वाला पार्ट अलग है और एनर्जी वर्क एनर्जी पावर अलग है। बट मेरे हिसाब से अगर उनका सिलेबस देखा जाए तो आपस में दोनों मैच करते हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेकर आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको भी आसानी से समझने में हो और आपका टाइम भी बचे। छोटा टॉपिक है, क्लियर है, तो अपन इसको थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे। और जो ये सीरीज मैं बनाया हूँ गाइस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, ज्यादा यहाँ पे बोलते हैं ना कि वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी पढ़ा दो इन द सेंस कि कुछ भी पढ़ा दो। इसका मतलब ये नहीं गलत सलत पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो इन द सेंस कि डीप में घुस के पढ़ाओ, बोर करो, दिमाग खराब हो, टाइम ज्यादा लगे, ये सब अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हर एक टॉपिक, जितने टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में, जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर है, और भी बहुत सारे टॉपिक है को रिलेटेड हैं। यार अभी तक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली हो, थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको वो सब चीजें पता होगी, वो सब चीज अपन यहाँ पे डीप में जाकर बताने नहीं वाले हैं। क्लियर है, तो कोशिश करेंगे वीडियो को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम यहाँ पे कवर करें, हर चीज को कवर करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में छूटे ना। क्लियर है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम वर्क एनर्जी पावर के साथ साथ इम्पल्स मोमेंटम और कोलिजन भी, हम ये 3 टॉपिक भी एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इम्पल्स भी पढ़ेंगे, क्लियर है, मोमेंटम भी पढ़ेंगे और साथ में हम कोलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो टोटल मिलाकर अब देखा जाए तो 3 ये और 3 ये 6 टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं गाइस, आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आपको इस पे कराऊंगा, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। क्लियर है, तो अपन वही चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर को खत्म करेंगे, उसके बाद इंपल्स मोमेंटम एंड कोलिजन से हम चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, वर्क बहुत बेसिक्स लेवल है, 11 12 8 7 कभी आता था, 9 10 में, वही चीज है यहाँ पे। वर्क क्या होता है गाइस? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स दैट ऑब्जेक्ट। वर्क हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, ये रखा हुआ है, ये बॉडी रखा हुआ है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ये फोर्स लगाने से ये बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। फोर्स बॉडी क्या होगा, डिस्प्लेस डिस्प्लेस होगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। या फिर ऐसा कहा जाए, हाँ ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे बॉडी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। या पॉइंट के टर्म में बात करेंगे तो ये पॉइंट है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनका, क्लियर है, ये जो डिस्टेंस है, अब जाहिर सी बात है डिस्टेंस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को तो हम लोग कहते हैं वर्क। क्या होता है वर्क? फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स लगाने से जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज वर्क। यही तो हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। क्लियर है, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्लियर है ये चीज। अगली बात करते हैं, एनर्जी क्या होता है भाई? तो इन फिजिक्स एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, वर्क करने की कितनी कैपेसिटी को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, अब एनर्जी बहुत तरीके का होता है।
पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, रोलिंग एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, अपन को बस मेन ध्यान देना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m क्या है, जो भी आपका बॉडी का मास, g ग्रेविटेशनल, और हाइट, किस हाइट से वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर रखा हुआ है या नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दूसरा है हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv²। m बॉडी का मास और किस वेलोसिटी से वो बॉडी ट्रेवल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दो एनर्जी से रिलेटेड हम चीजों को देखेंगे। और एसआई यूनिट क्या होता है, इसका भी एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, कि वर्क करने की कैपेसिटी को कह रहे हैं ना एनर्जी, तो वर्क यूनिट जूल है, तो भाई इसकी भी एनर्जी जूल ही होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके नाम पे पड़ा था, जेम्स वेस्टकॉट जूल के नाम पे। ठीक है, इन्होंने ही इसकी डिस्कवर किया था। नाउ पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है भाई, पावर होता है जो भी वर्क हो रहा है बॉडी में, कितने टाइम में हो रहा है, वर्क डन, रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इट कैन कन्वर्ट एनर्जी। ठीक है, तो वर्क किस रेट से हो रहा है, वर्क पर यूनिट रेट या रेट पर यूनिट वर्क, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर है, यूनिट क्या होता है इसका, वाट या किलोवाट। क्लियर है, इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। ये गाइस बेसिक्स था, अपन ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, अपन को यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपको जनरली जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसमें डेफिनेशन से ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आपको फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला मिला, एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, और उसके बाद ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दूसरा, और तीसरा पावर का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा पावर का फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला को आप नोट कर लें। बाकी डेफिनेशन यार नहीं आता। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माइंड में होगा ही। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए वर्क को थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम वर्क को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। गाइज, एनर्जी के लिए डेल ई एनर्जी, डेल ई एनर्जी को क्या लिखते हैं अपन, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल में क्या एनर्जी थी बॉडी की, और इनिशियल में क्या थी, दोनों का माइनस। अब ये जो एनर्जी है, ये जो फाइनल और इनिशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं। गाइस देखो, जैसा पहले ही मैंने बताया था, ये क्या है, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये इस पे जब आप फोर्स लगाते हो, इस पे जब फोर्स लगाते हो, तो ये डिस्प्लेस होकर यहाँ कहीं पे आ जाता है। कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट d इसने कवर किया। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इधर की ओर बॉडी जाएगा। देयरफॉर हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल एस इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत छोटे लेवल पे चीजों को पढ़ना है। क्योंकि अगर पार्टिकल्स की बात किया जाए, अगर पार्टिकल की बात किया जाए, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को कैसे आप बताओगे, तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ds लिख दूं, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू दैट ds डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, इसलिए मैंने इस इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिखा हुआ है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। अब देखिए, अगर x डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाया है, ठीक है, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F डॉट dx, ये हो जाएगा ना, वर्क डन इन x डायरेक्शन। y डायरेक्शन में अगर आपका बॉडी मूव हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, F dy। क्लियर है, बेसिक है, बस कॉन्सेप्ट देखते जाओ। क्लियर है, अब देखो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, सेंटर पॉइंट। अब इसमें अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने फोर्स कुछ एंगल से लगाया, फोर्स कुछ एंगल से लगाया, तो अब वर्क डन क्या होगा, इसमें कैसे बताओगे, तो रिजॉल्व कर लो ना यार, इसको रिजॉल्व कर लो। कैसे रिजॉल्व करोगे, ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसका, वर्क डन इज इक्वल टू एफ, ठीक है,
कॉस थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट इससे होगा, इस फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स के कारण ये वर्क डन हो रहा है। तो भाई फोर्स क्या क्या है? फोर्स की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में दो तरीके का फोर्स यहाँ पे होता है। एक होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इफ वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फॉर पाथ, देन इट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता? इफ वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन पाथ। जैसे एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है ना भाई। अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। तो दो तरीके का, क्योंकि फोर्स की वजह से ही वर्क होता है, इसलिए हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा चीजें देखें। दो तरीके का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता? इफ वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन, फोर्स लगने से जो वर्क डन हो रहा है और वो वर्क डन अगर पाथ से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उस वैसे वर्क डन को हम लोग, वैसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी क्या होता है? बॉडी डिस्प्लेस होता है ना। स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी बॉडी डिस्प्लेस होता है, तो वर्क डन तो हो ही रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो पाथ, सॉरी, ऐसे फोर्सेस जो पाथ पे नहीं डिपेंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, और दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जांपल हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम देखने वाले हैं क्या? अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखने वाले हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखने वाले हैं। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं? इट इज, मैं लिख देता हूं, ओके। so it is energy possessed by body by the virtue of its position in conservative system। क्लियर है? तो पोजीशन के चेंजेस की होने की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। ये जो ऑब्जेक्ट पहले ये इस पोजीशन पे था और फिर ये इस पोजीशन पे है। क्लियर है? इसका जो हाइट है इसको मैं लिख रहा हूं Z1। क्लियर है? और इसकी जो हाइट है जमीन से, इसको लिख रहा हूं मैं Z2, ठीक है, Z2। ये नीचे की ओर, ये पार्टिकल जो है नीचे की ओर आ रहा है। क्यों आ रहा हुआ? उसकी मास और ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो Z1 और Z2 के बीच का जो हाइट है दैट इज h है। क्लियर है? द हाइट इस पॉइंट और इस पॉइंट का, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेल ई, डेल ई एनर्जी भी तो वर्क डन का एक फॉर्म है ना भाई। तो डेल ई इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ये जो फॉर्मूला है, और खासकर ये जो एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और ये काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। क्लियर है? देयरफॉर एफ डॉट जेड डायरेक्शन में, ठीक है, एफ डॉट डी जेड इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम U से दिखाते हैं, क्लियर है। तो U Z2 माइनस U Z1, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला, क्लियर है। ये एक, अब ये जो फोर्स है, ये जो एनर्जी है, इस ये कौन सी एनर्जी है, दैट इज किस तरीके के फोर्स लगने से ये एनर्जी डेवलप हुआ है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। क्या बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो वर्क यहाँ पे डेवलप हो रहा है, इट इज टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, क्लियर है। और ये बट जनरल में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं वो लिखते हैं mgh, क्लियर है। m क्या हो गया, पार्टिकल का मास, फॉर एग्जांपल एक ही पार्टिकल होगा ना, पार्टिकल का मास मान लेते हैं हम 2 kg, इंटू ग्रेविटेशनल क्या लग रहा है 9.8, बट 10 ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच का हाइट कितना है, ठीक है। इससे भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे, अच्छा इसको इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, ये जो फॉर्मूला आया है इसको थोड़ा सा और अपन एक्सप्लेन करते हैं। एफ जेड डॉट डी जेड विच इज इक्वल टू यू जेड टू माइनस यू जेड वन, क्लियर है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ना अब इसी में अगर हम लें ग्रेविटी का पूरा भार दे दूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो सरफेस है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, एंड नाउ द चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, that's called the potential energy, and the difference between this with respect to gravity is known as gravitational potential energy। तो Fz को मैं क्या लिख सकता हूँ, Fz को, अब ये देखो जनरली इसको माइनस में रखा जाता है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा mg, dz का इंटीग्रेशन कीजिए, z2 माइनस z1 विच इज इक्वल टू u z2 माइनस u z1, और ये z2 माइनस z1 क्या है, mg h है ना। z2 माइनस z1 अभी मैंने क्या दिखाया था, z2 माइनस z1 h, है ना। तो mgh इज इक्वल टू u z2 माइनस u z1, ये क्या है, यही तो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, mgh, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो जनरली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाला फॉर्मूले से आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये आपको याद तो होगा ही यार। आगे देखते हैं, एक बहुत अच्छा चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जनरली अब जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले अपन एक चीज देख लिए, देखिए जब मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब कुछ इस तरीके का जब मोशन होता है, इस केस में जो फोर्स की फॉर्मूला लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और यही अगर रोटेशन टाइप का मोशन होता है, मतलब बॉडी इस तरीके के पाथ पे रोटेट करती है, इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर है। अब ऐसे ही स्प्रिंग में जो मोशन होता है दैट इज क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। स्प्रिंग में जो मोशन होता है इस केस में फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लिखते हैं, याद रखिएगा। ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी एक तरीके का फोर्स है जिसका फॉर्मूला आता है बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। और जब बॉडी रोटेट करती है, इन दैट केस जो फोर्स दैट इज टॉर्सनल फोर्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से वो रोटेट कर रही है, अपॉन अल्फा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और स्प्रिंग में एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, आई क्या है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला है एक ही, ये तीनों फॉर्मूला बस अलग अलग जगह पे फॉर्मूला का वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको तो आप एकदम अच्छी तरीके से माइंड में बसा लो, कभी भी ये फॉर्मूला भूलना ही नहीं चाहिए कि ट्रांसलेटरी में F इक्वल टू एम ए होता है, रोटेशन में जो फोर्स की बात करते हैं तो T इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा होता है, ठीक है। स्प्रिंग में आई इज दैट इज आई, यहाँ पे स्प्रिंग का आई का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट,
एक्स डिस्प्लेसमेंट, जो मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं अपन। तो देखिए ये है हमारा बॉडी, ठीक है। इसकी जो इनिशियल एक्स, ये जो पोजीशन है x1, और स्प्रिंग को जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग में जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ इधर की ओर आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी। इस पोजीशन को हम लोग बोल रहा हूँ x2। क्लियर है, x1 x2। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था इस पोजीशन का, 0, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कुछ अटेंड किया होगा। क्लियर है। नाउ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर है, ओके, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर से जो मेन जनरल इक्वेशन है, जो हमारा जनरल इक्वेशन है इसके लिए, एनर्जी के लिए, उसको लिखिए। क्या जनरल इक्वेशन एनर्जी के लिए होता है, एफ dz इज इक्वल टू यू z2 माइनस यू z1, ठीक है। यही है ना जनरलाइज्ड इक्वेशन। यहाँ पे जो फोर्स है, इस फोर्स की जगह कौन सा फोर्स रखेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन है, एकदम अच्छी तरीके से इक्वेशन को याद है। जनरलाइज्ड इक्वेशन है किसी भी एनर्जी को, काइनेटिक, पोटेंशियल, स्प्रिंग एनर्जी को बताने के लिए, ठीक है, कैसे वो फॉर्मूला बना है। तो इस एफ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस के एक्स, ये माइनस रहेगा ही, ठीक है, इंटू एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, एक्स डायरेक्शन, तो डीजेड क्यों लिखे हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, और एक्स z2 क्यों लिखे, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1। क्लियर है। तो dx विच इज इक्वल टू यू x2, ठीक है, माइनस, अब यू x1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ये पॉइंट हो जाता है 0, बच जाता है सिर्फ ये माइनस माइनस प्लस, और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये x और ये k बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू यू x2। देयरफॉर यू x इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग एनर्जी एक्चुअल बोला जाए, स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला। और ऐसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए क्या निकलता है, 1/2 mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का भी इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, जो जनरल एनर्जी इक्वेशन है इसको पुट कीजिए, और इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बताने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करते रहना है गाइस। ये जो चैप्टर है ना, थ्योरी आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं है, फॉर्मूला ही याद करना है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनते हैं। तो F इक्वल टू एम ए, ये हमें पता है, F इक्वल टू एम ए। तो m को क्या, m एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, दैट इज dv अपॉन dt लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, dx अपॉन dx मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। मैं ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m dv अपॉन dx, क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx, ये हो जाएगा vx x डायरेक्शन में अपॉन dv अपॉन dt, ठीक है। v एक्सिस से ले लिख रहा हूँ, x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो। क्लियर है, dv अपॉन dx दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, अरे सॉरी, dx अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो dx अपॉन dt को मैंने लिख दिया vx, और dv अपॉन जो dx है इसको मैं ऐसे ही, ये मिस्टेक हो गया, अरे यार, dv अपॉन dx, ठीक है, ये अब सही है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू vx, और dv अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, उसको मैंने वैसे ही लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए जनरल इक्वेशन लिखा जाए। यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो यूज करते हुए, एनर्जी इक्वेशन यूज करते हुए, 1/2 m d vx का स्क्वायर अपॉन dx, एनर्जी का इक्वेशन यूज करते हुए ये फॉर्मूला आता है, जो कि आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे जो हमारा वर्क एनर्जी
थ्योरम की हेल्प से क्या है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज एफ डी एक्स विच इज इक्वल टू आपका जो ये फोर्स आया है दैट इज 1/2 m डी वी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 1 से इनिशियल से फाइनल। तो इसको आप करोगे तो वर्क डन बाय फोर्स which which is also called energy of a body is equal to 1/2 m vx2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m vx1 का स्क्वायर। 1 2 क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। क्लियर है, वो चीज आप ध्यान में रखना। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 1/2 m v स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी caused by a body of its velocity के कारण। ठीक है, तो याद रहेगा काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी कॉज्ड बाय बॉडी ऑफ इट्स वेलोसिटी के कारण। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, बाय पोजीशन के कारण। ठीक है, इट्स एनर्जी कॉज्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, फिर जब ये पोजीशन चेंज किया पॉइंट 1 से पॉइंट 2 गया तो ये जो एक एनर्जी डेवलप किया दैट्स एनर्जी इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन की वजह से जो चेंजेस एनर्जी डेवलप होती है दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो ये एक वो फॉर्मूला मैंने फाइनल बनाया है, वर्क डन बाय फोर्स दैट इज वन डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस। ठीक है, तो गाइज वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको इतना ही चीज पढ़ना है। क्लियर है, अब पावर का यहाँ पे यही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इंटू वेलोसिटी वी, ये भी होता है फोर्स इंटू वी। पावर का फॉर्मूला एक ये और एक ये आपको, तो क्या क्या चीजें पढ़ना है एक बार रिवाइज करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना है, यूनिट जूल होती है। एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करना है, एनर्जी जूल होती है। पावर में P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टी, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, यूनिट होता है वाट, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद अगला क्या है कि अगर फोर्स अगर किसी एंगल से लगता है तो वर्क डन कितने हो जाएगा, एफ कॉस थीटा ds, इस तरीके से, है ना। और फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स किस तरीके का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, लाइक फ्रिक्शन किस तरीके का फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में आपको एनर्जी इक्वेशन का याद करना है, क्या होता है एनर्जी इक्वेशन, माइनस एफ डॉट डी एक्स, जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हो, जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो dz इज इक्वल टू यू जेड फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। पढ़ा था ना, डेल ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ये जो फॉर्मूला है ये पोटेंशियल के लिए भी हो सकता है, काइनेटिक के लिए भी हो सकता है। फाइनल हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से याद करना है। क्लियर है, आगे देखिए, आगे फिर आता है हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या हमने पढ़ा था, इसका जो फॉर्मूला आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज 1/2 kx स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, और ये जो चीज मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स होता है एम ए होता है, रोटेशनल मोशन में जो फोर्स आता है दैट इज टॉर्क जिसको बोलते हैं आई अल्फा, और स्प्रिंग फोर्स में जो फोर्स आता है स्प्रिंग मूवमेंट में आई इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपको तीनों याद रखना है। उसके बाद हमने देखा काइनेटिक एनर्जी में हमें फॉर्मूला किसका याद करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी में जैसे चेंज इन एनर्जी, जैसे मैंने लिखा चेंज इन एनर्जी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब ये एनर्जी कुछ भी हो सकता है, तो ये जो चेंज इन एनर्जी ये भी तो एक तरीके का वर्क डन ही हुआ, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, तो लिखी सकते हैं ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1 हो जाएगा। अगर ये काइनेटिक है तो क्या हो जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज था, बस इतना ही पढ़ना वर्क एनर्जी एंड पावर में। अब हम देखेंगे इम्पल्स।
तो गाइज वर्क एनर्जी का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें और हम जानेंगे जो कि वर्क एंड एनर्जी से रिलेट नहीं करता है, थोड़ा सा अपन क्या बोले को मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं, आपको दिखेगा वैसे क्वेश्चंस। तो पहले उसका शॉर्ट में एक चीजें कुछ चीजें हम देख लेते हैं। अच्छी बात है, वो चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ किसका, मोशन से रिलेटेड। ठीक है, मोशन से रिलेटेड आपको टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ। अब बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम देखिए, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो डी से करते हैं या तो एस से करते हैं, है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ऐसे ही अगर मैं लीनियर सॉरी लीनियर नॉट लीनियर अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्या हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल का ये क्या, ये रेडियस है, और दिस इज पॉइंट 1। अब जब ये रेडियस को आप टर्न करोगे, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे टर्न करोगे, मतलब आप यहाँ से पॉइंट 1 को डिस्टर्ब करके पॉइंट 2 तक ले गए, मतलब ये थीटा कवर किए, यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। 1 से 2 तक जाना एंगुलर मतलब सर्कुलर में, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये थीटा आपने डिस्प्लेस किया, तब पॉइंट 1 है वो 2 पे चला गया। 1 से 2 इसको आर्क बोला जाता है। ठीक है, आर्क जो जनरेट हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है 1 को 2 तक ले गया थीटा एंगल, दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, थीटा इज इक्वल टू कितना आर्क कवर किए, आर्क का डिस्टेंस, ये कितना आर्क कवर किए अपॉन ये रेडियस। क्लियर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरा चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओके, या फिर इसको डेल थीटा से भी लिखते हैं बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए, इसलिए इसको ऐसे लिखे हैं। और यहाँ पे भी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, सर्कुलर फेस पे भी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर पॉइंट 1 से ये जो फेस है ना, ये आर्क जो कवर, ये आर्क जो है 1 से 2 तक का जो आर्क है, इसको भी हम सर्कुलर सेक्शन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। इस केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज आर्क विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखा जाए, अब जैसे अगर आपके मैं रेडियन की बात करूं, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन पाई, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है चीजें। तो जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देना। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए अपन आर्क को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है, और ये एस क्या है, ये सर्कल का आर्क है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस है, तो एस को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन आर। आर से आर कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। और ये जो थीटा मतलब ये पूरा एंगल कितना होता है, ये थीटा पूरा एंगल कितना होता है, 360। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्लियर है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई, तो 2 से गया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हो 2 रेडियन, तो उसको अगर थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, 2 इंटू 180 अपॉन पाई। क्लियर है, तो ऑटोमेटिक डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज ये माइंड में आपको रखना अच्छे से। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि एवरेज लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, दैट इज आर डेल थीटा अपॉन डेल टी। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, हर चीज में हम लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जनरली हम सर्कुलर के बारे में कर रहे हैं। बाकी प्लेन का तो आपको पता ही है यार, हर चीज का फॉर्मूला, सर्कुलर का मेन अपन भूल जाते हैं। तो एवरेज लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर डेल थीटा बाई टी। तो एंगुलर का क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये आर को इधर भेज दो तो v अपॉन आर मतलब s अपॉन आर थीटा,
है ना, तो मतलब ओमेगा, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? और ये हो गया। और जानते हैं लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, हम जानते ही हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन की बात किया जाए, एक्सेलरेशन की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों जानना हमें बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, तो फॉर्मूला बनता है अल्फा से डिनोट करते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है। क्लियर है? और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ठीक है, याद रखना। और अब देखिए एक टिप्स, ठीक है, अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर इज इक्वल टू, सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं ना, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा, और लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज आर अल्फा। क्लियर है? दैट इज ये क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है लीनियर वेलोसिटी, और क्या है एवरेज अल्फा, किससे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अब अपने काम पे चलते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वर्क एनर्जी एंड पावर में, अ फैन रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 आरपीएम। 60 आरपीएम मतलब क्या होता है भाई, 60 आरपीएम मतलब रेट पर मिनट, 60 रेट पर मिनट। ठीक है, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट मेक्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में अगर एक फैन जो है जिसका रोटेट हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू 60 आरपीएम है, तो 10 सेकेंड में बताइए, 10 सेकेंड में उसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि एक रिवॉल्यूशन के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन होता है। एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री के लिए 2 पाई रेडियन फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो 10 सेकंड के लिए निकालना है, और यहाँ पे आरपीएम भी दिया है 60 आरपीएम, तो 60 आरपीएम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू 10 सेकंड का निकालना है, और इसमें जो एक रिवॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं इतना होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई का, तो इतने 10 सेकंड में कितना टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। ये कट गया 60, 20 पाई, कहाँ है भैया आंसर, 20 पाई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल टर्न्ड बाय अ व्हील व्हाइल इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर एन इंटरवल ऑफ 20 सेकंड, दैट इज। अब देखिए मोशन में कौन सा इक्वेशन लगाएं कि आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे देख ये सब चीजें ना आपको फिजिक्स के बहुत बेसिक से आपको चीजें कैलकुलेट, कुछ चीजें यहाँ पे आप पढ़ोगे टॉपिक में, कुछ चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जब लगाने बैठोगे तो ये सब चीजें क्या है ना कि हम पहले से ही हम जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर मोशन का जो 3 इक्वेशन की बात किया जाए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बोलते हो। ठीक है, और एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। और एक और होता है ना फर्स्ट वाला, क्या ये तो सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फर्स्ट वाला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। ये सब चीजें ये लीनियर के टर्म में हम बात करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लीनियर मोशन में करता रहता है। अब यही एंगुलर की बात कर देंगे तो हर चीज जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए, तो एंगुलर में करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यू जो है ओमेगा में बदल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। टाइम में कोई चेंजेस, टाइम हमेशा टी रहता है, 1/2 एक्सेलरेशन यहाँ अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट इज टी स्क्वायर, है ना।
तो देखिए क्या कह रहा है, द एंगल टर्न बाय अ व्हील व्हाइल इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी जीरो। ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो हो जाएगा जीरो, बच गया 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा दैट इज एक्सिलरेट्स, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में दिया है ना, इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया होता तो हम एक्सीलरेशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये लिखते हैं, अरे यार फोन आ गया था तो डिस्टर्ब हो गया था, कहाँ थे यार अपन। ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या था, थीटा इज इक्वल टू यू टी मतलब ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्लियर है। तो इनिशियल जीरो क्योंकि इनिशियल रेस्ट में था, फाइनल एक्सेलरेट कर रहा रेडियन पर सेकंड में, तो ये एक्सीलरेशन तो है नहीं, एक्सीलरेशन होता तो मीटर पर सेकंड में लिखा होता, ये रेडियन मतलब ये अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा की जगह पे 1/2 3 इंटू टाइम कितना है 20 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कहीं 600 रेडियन के आसपास आपका आंसर आएगा, टिक कर दियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, अ बकेट ऑफ वाटर वेट है कितना 10 kg इज पुल्ड अप फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल बाय अ रोप weighing 1 kg per meter length, then the work done is, आसान है जल्दी से बताइए, नहीं समझ में आया। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अब ये हमारा है वेल, वेल में आपने रस्सी डाला, यहाँ पे बकेट है, बकेट का वेट कितना है भाई 20 kg, सॉरी 10, कितना है भाई, बकेट वाटर 10 kg, 10 kg, इसका लेंथ है रोप का कितना 20 मीटर, और रोप का जो वेट है वो है 1 kg। तो वर्क, अब इसको चेंज ऊपर की ओर खींच रहे हो तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, ये पोजीशन चेंज हो रहा है पोजीशन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्क डन हमारे रोप में भी तो वर्क डन हो रहा है, तो रोप का वेट है 1 kg, कितना रोप ट्रेवल कर रहा है 20 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, प्लस आपका बकेट का वेट कितना है 10 kg, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 20, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए और निकालिए, इसका आंसर निकलेगा 20 और 400, 400 kg पर मीटर के आसपास आंसर निकलेगा, है ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ वॉच इज वाउंड इट पोसेस पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे आपके घड़ी में, इस तरीके स्पाइरल वायरिंग होता है ना, स्पाइरल वाइंडिंग होता है इस तरीके से, और फिर आपका चलता चलता फिर वापस वॉच में, तो ये कौन सा एनर्जी स्टोर करता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, सबसे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, द वर्क डन बाय अ बॉडी इन मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रोल होते हुए नीचे आ रही है, इन कंपैरिजन टू बीइंग ड्रॉप्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम सेम हाइट, ओके। देखिए ये क्या है, ये है एक इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये रोल होते हुए नीचे की ओर आ रहा है, ओके। और एक इसी हाइट पे, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है हमारा, इसी हाइट पे, दैट इज हाइट एच, इसी हाइट पे एक बॉल और जो है वो भी नीचे की ओर आ रहा है, सेम हाइट, तो दोनों में वर्क डन बताइए, इसमें कितना वर्क डन हो रहा है और इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, इक्वल होगा या अलग अलग होगा, यहाँ पे टिक तो मार गया इक्वल है, लेकिन कैसे भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, ये डायरेक्ट इस तरीके से आ रहा है, चाहे ये थोड़ा लेट का पोजीशन तो चेंज, हाइट तो सेम है ना, इनिशियल हाइट तो दोनों का सेम था, इनिशियल हाइट तो दोनों का सेम था, फिर धीरे धीरे ना हाइट इसकी चेंजेस हो रही है, इसका भी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh, दोनों केस में तो फॉर्मूला सेम ही लगेगा, इसलिए ये आंसर हमारा इक्वल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a ball thrown up, the sum of kinetic energy and potential energy will be maximum at, कहा, अच्छा आपने बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज तो हो ही रहा है, और वेलोसिटी चेंज भी हो रहा है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, क्योंकि बॉल आप क्या कर रहे हो, बॉल को नीचे से आप ऊपर की ओर भेज रहे हो,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए जमीन जब बॉल आपके हाथ में था तब पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। और जैसे आप फेंके तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ने लगी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से होने लगी। फिर ऊपर तक गए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने लगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से चेंज होने लगी। फिर ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ना लगेगा, काइनेटिक सॉरी घटने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इस तरह नीचे जब आने लगेंगे तो हर पॉइंट पे जब आप काइनेटिक और पोटेंशियल को प्लस करोगे, हर पॉइंट पे आंसर जो है आपका इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। तो एट ऑल पॉइंट द सम ऑफ दिस पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल बी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, न्यूटन मीटर या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारी एनर्जी का ही यूनिट है, जूल भी, और न्यूटन मीटर भी जूल का ही होता है, ठीक है। तीनों ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, जूल दोनों का। जूल को केजी पर मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड से भी लिखते हैं। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा यूनिट है एनर्जी का, जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से भी लिखते हैं। ये अच्छे से माइंड में कर लेना, दोनों देख लो। जूल न्यूटन मीटर का भी हमारा होता है, जूल न्यूटन को फिर आप चेंज करो किसमें, केजी में। कैसे चेंज होगा, आइए दिखाई देता हूं। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्लियर। न्यूटन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यानी न्यूटन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये ऑलरेडी न्यूटन मीटर है तो एक मीटर और होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो हमारा जूल का यूनिट है, क्लियर है। इसलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर, कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड बाय द इंजन ऑफ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ओके, ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इफ द कार हैज टू रेजिस्ट अ विंड ड्रैग, दैट इज विंड ड्रैग कितना है 20 वोल्ट, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ कार, 20 v, ठीक है, इन न्यूटन में 20 v न्यूटन, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ कार, देन फाइंड द पावर। पावर का एक फॉर्मूला आपको बताया था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वी होता है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, ड्रैग फोर्स, दैट इज 20 v इंटू किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, सॉरी ये 50, ये भी इस v की जगह इसको ऐसे करते हैं ना, इसको मिटाया जाए पहले, ओके। तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, विच इज इक्वल टू एफ का दिया है डायरेक्ट फोर्स 20 वोल्ट, 20 इंटू वोल्ट दिया हुआ इंटू ये वाला वोल्ट, क्लियर है। तो 20 वी का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 5000 के आसपास। ये किलो आंसर है, मीटर पर सेकंड में है न्यूटन, तो ये मीटर पर सेकंड और न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड मतलब वाट, किलो में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 5 किलो वाट, ठीक है। तो आंसर, एक मिनट, 5 टू 10, 5 25, 25 इंटू 10 जीरो, 50, ये गड़बड़ी हो रहा है, 50,000 आंसर आएगा ना इनको करने पे। ये हो जाएगा 50 किलो वाट, क्योंकि किलो में 3 जीरो तो चला जाएगा, किलो बनने में एक बच जाएगा 50 किलो वाट, ऑप्शन 15 किलो वाट सही है। अगला है और का गाइस जो है, दैट इज इम्पल्स मोमेंटम एंड कोलिजन। तो इसको अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले थे, बट कुछ वजह से मैं थोड़ा सा क्या है कि बिजी हूँ, दूसरा काम भी मुझे थोड़ा सा करना है, तो मैं जा रहा हूँ वो काम करने। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें मैं ये टॉपिक को कवर कर दूंगा, इतना सही है ना, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, इंपल्स मोमेंटम कोलिजन के, जिनका टोटल 8 क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक को पढ़ाऊंगा और आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक को खत्म कर दूंगा, ठीक है। छोटा टॉपिक था इसीलिए मैंने सोचा, बट इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं भी थ्योरी नहीं है, हर चीज कैलकुलेशन से। बट गाइस गौर करना, इस लेक्चर में जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ऑलरेडी आपके माइंड में वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं, है ना। तो आपको ये लेक्चर के जो फॉर्मूलाज हैं उसको समझने के लिए दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, बस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और भी क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन
ऐसा नहीं होगा जो ना बने। ठीक है, चलिए मिलते हैं। इम्पल्स मोमेंटम जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा, अभी थोड़ा मुझे काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।